class 6 video number 2 of this chapter नेपोलियन चैप्टर 3 जो आपके बुक में है। द फर्स्ट पार्ट में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, पहले पार्ट में हमने कवर किया है कि फ्रांस कहाँ पे है। यूरोप कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है फ्रांस, और वहाँ पे एक लीडर हुआ है, उसका नाम है नेपोलियन। और फ्रांस का कंडीशन क्या है, नेपोलियन जब पैदा हुआ था, जब वहाँ नेपोलियन नाम का लड़का पैदा हुआ था, तो उस वक्त फ्रांस के हालात क्या थे। तो फ्रांस का एक किंग था लुइस 16, ये हम लोगों ने पढ़ा है, और जो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल था, इनसेंसिटिव था, लग्जरियस लाइफ जीता था। उसकी वाइफ थी मैरी, और जो फ्रांस के लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। दे वर लिविंग इन रिच्ड कंडीशन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और उस टाइम में, उससे कुछ दिनों पहले, अमेरिका एक कंट्री है, फ्रांस यूरोप में है, यूरोप अगर यहाँ है तो इधर है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ एक कंट्री है। कुछ दिनों पहले ये जो पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका का, ये आज़ाद हुआ था ब्रिटेन की ग़ुलामी से। इस लड़ाई में फ्रांस ने इसको हेल्प किया था, लेकिन अपने लोगों के साथ फ्रांस का जो किंग था, वो अपने आम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था, बहुत बुरा ट्रीटमेंट था। तो लोग इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए, लोग ब्रेड मांगने जाते थे तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो लोगों ने धीरे धीरे इसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया। जो इनके ख़िलाफ़ बोलता था उसको एक प्रिजन में डाल देते थे, बेस्टिले में। पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमने एक टर्म पढ़ा था पिछली वीडियो में, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप उसको एक बार ज़रूर देखिए। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, यहाँ पे कैदी थे। जेल में किनको डाला जाता है, जो चोरी करते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो कानून को तोड़ते हैं। इन्होंने कोई कानून को नहीं तोड़ा था, इन्होंने अपना कुछ डिमांड्स था कि हमको भी खाने को दो, हमारा ख्याल रखो। तो वो किंग के हर बात को किंग की मानते नहीं थे, और किंग, उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि किंग के गलत बात को वो कहते थे कि ये गलत है। यही उनकी गलती थी, जिसके वजह से उनको प्रिजन में डाल दिया गया था, बेस्टिले में। तो लोग बहुत परेशान हुए जब फ्रांस में, और तो फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन आया, जिसको बोलते हैं इनकलाब आया, एक क्रांति आई, लोग उठ खड़े हुए, लोग इसके ख़िलाफ़। और ये नारा लोगों ने लगाया, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का नारा लगाया। और इस नारे के साथ इन्होंने अटैक किया। ये लोग गए बेस्टिलों में, अटैक किया, अपने प्रिजनर्स को छुड़ाया, और उसके बाद लुइस 16 को मारा, और जितने भी नोबल्स थे उसको मारा, और फ्रांस की हुकूमत पे कब्जा कर लिया। दिस इज़ नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग इसके बाद इसको 8 में भी पढ़ेंगे, और डिटेल में और भी फैक्टर्स उसका देखेंगे वहाँ पे। उसी टाइम में एक लड़का है फ्रांस में जो पैदा हुआ है, उसका नाम है आपको नेपोलियन। तो ये अगर फ्रांस है, ऊपर में आप देखेंगे फ्रांस का मैप, इधर आपका ब्रिटेन है, इधर इटली है, इधर स्पेन है, ये फ्रांस है, ये बीच वाला पोर्शन। इधर इटली है, इधर आपका स्पेन है, इधर इंग्लैंड है, ये पोर्शन है फ्रांस। तो फ्रांस के पास यहाँ पे एक आइलैंड है, इससे बाहर थोड़ा मेडिटेरेनियन में आएंगे, इसको बोलते हैं कॉर्सिका। वहाँ पे ये लड़का वहाँ का रहने वाला था। कॉर्सिका पे फ्रांस का कब्ज़ा था। तो ये एक्चुअली में ओरिजिनल फ्रेंच आपको नहीं हुआ, इसलिए फ्रेंच की तरह दिखता नहीं था, लंबा नहीं था, छोटा सा था, गट्टू था। और इसके फादर नौकरी करते थे फ्रेंच गवर्नमेंट की, तो इसको मौका मिला फ्रांस में जाके पढ़ाई करने का। वहाँ गया तो वहाँ के बच्चे जो हैं इसका मजाक उड़ाते थे, यहाँ भी मजाक उड़ाते थे कि ये फ्रेंच की जैसा दिखता नहीं है, फ्रेंच अच्छे से नहीं बोल पाता। फ्रेंच जानता था अच्छा, लेकिन बोलने में उसकी ज़बान जो है प्रॉपर नहीं होते थे, एक्सेंट उसका फ्रेंच के जैसा नहीं था। तो फिर ये बड़ा हुआ, तो इधर ये सब चीज़ चल रहा था, और इधर ये मेहनत कर रहा था। तो स्कूल में भी उसकी लाइफ है, वो क्वेश्चन भी मैंने दिया था, और हमने उसको कवर भी किया है, स्कूल लाइफ में कैसा था, कैसे मजाक उड़ाते थे। तो अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, तो ही ऑलवेज वांटेड टू बी ए सोल्जर। उसने बहुत सारी वॉर पे किताबें पढ़ी थी। तो ही बिकेम ए सोल्जर, ही बिकेम ए वेरी गुड जनरल, बहुत अच्छा जनरल हुआ। जनरल मतलब होता है जो फौज जो लड़ती है ज़मीन पे, उसका जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल। जो आपको इसमें लड़ती है एडमिरल, जो पानी में लड़ते हैं जो लोग, उनका जो हेड होता है। तो ये बहुत अच्छा जनरल बना, बहुत अच्छा लीडर बना फौज का, और इसका काफ़ी नाम हुआ। तो इधर यहाँ पे रिवॉल्यूशन आ गया फ्रांस में। इसको रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। रिवॉल्यूशन को वेलकम किया इसने सिर्फ एक वजह से, जो हम लोगों ने
पढ़ा है, उसमें डिस्कस किया है कि डिड, एक क्वेश्चन था उसमें, डिड नेपोलियन वेलकम द रिवॉल्यूशन? यस, नेपोलियन वेलकम द रिवॉल्यूशन। व्हाई डिड ही वेलकम द रिवॉल्यूशन? नेपोलियन ने आखिर क्यों वेलकम किया रिवॉल्यूशन का, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिएगा कि नेपोलियन कोई बहुत अच्छे, बहुत बड़े बैकग्राउंड का नहीं था, हम्बल बैकग्राउंड आपके दिया हुआ बुक में। हम्बल बैकग्राउंड मतलब होता है, ऐसा नहीं था कि इसके फादर बहुत बड़े नोबल थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत मालदार थे, ज़मींदार थे, ऐसा नहीं था। सिंपल आदमी था। हिज फादर वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, छोटा सा मिडिल क्लास का आदमी था, लेकिन एम्बिशियस था। हम्बल बैकग्राउंड का था लेकिन एम्बिशियस, जो चाहता था बड़ा बनना। तो पुराना स्ट्रक्चर में जब किंग था, उस स्ट्रक्चर में इसको घुसना, नोबल्स में बड़ा आदमी बनना, उसको बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन जब रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद जो सरकार बनी, तो इसको लगा कि मेरे जैसे मेहनती आदमी के लिए, वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती था और एम्बिशियस भी था, कुछ बड़ा बनना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। तो ऐसे आदमी के लिए उसको लगा कि रिवॉल्यूशन के बाद जो आफ्टर रिवॉल्यूशन जो सरकार बनेगी, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें मेरे जैसे आदमी के लिए कुछ न कुछ ग्रो करने के लिए अच्छा होगा। तो इसने वेलकम किया रिवॉल्यूशन का। इसको बहुत ज़्यादा उस वर्ड से अभी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही वॉज अटैच्ड टू लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ऐसा नहीं था। ही वॉज एन एम्बिशियस मैन, ही वॉज फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। हम्बल मतलब होता है नॉर्मल, बहुत हाई फाई नहीं था। ही वॉन्टेड टू बी अमंग द नोबल्स। ही सॉ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सन लाइक हिम इन द रिवॉल्यूशन, कि उसके बाद जो सरकार बनेगी, उसके बाद जो गवर्नेंस स्टाइल होगा, मेरे जैसे आदमी को ग्रो करने का मौका मिलेगा। अब रिवॉल्यूशन जब आ गया, वो हमने पढ़ा, वहाँ पर रिवॉल्यूशन आ गया, नई सरकार बन गई। तो नई सरकार बन गई तो फ्रांस का ये जो नेबरिंग कंट्री है, ये ब्रिटेन है, इधर आपका इटली है, इधर आपका स्पेन है, और ये अफ्रीका का पोर्शन है, ये मेडिटेरेनियन है पूरा। इधर से आप जाइएगा तो एशिया जा सकते हैं, ये एशिया का पोर्शन है, इधर जा सकते हैं, इधर चाइना है, रशिया है। यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन जो इजिप्ट है, ये मोरक्को बोलते हैं अफ्रीका में। आप लोग वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा एक रफ आइडिया रखा कीजिए। तो आप देखिए, ये फ्रांस है, ये मेडिटेरेनियन है, ये आपका दिस इज़ इटली, दिस इज़ स्पेन, दिस इज़ मोरक्को, दिस इज़ इजिप्ट, और यहाँ पे ब्रिटेन है। अब हुआ क्या, जब ये यहाँ पे रिवॉल्यूशन आ गया तो ब्रिटेन को लगा, और फ्रांस के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ये आप लोगों को पढ़ोगे, बुक में लिखा हुआ नाम, ये 2 कंट्रीज़ थी। इधर वाले लोगों को, आसपास के लोगों को लगने लगा कि ये रिवॉल्यूशन, जो आसपास के जो रूलर्स थे, किंग्स थे, उनको लगने लगा कि रिवॉल्यूशन यहाँ आया है। रिवॉल्यूशन आया था मतलब क्या हुआ था, किंग को इन्होंने मार के हटा दिया था, नया स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी टाइप का स्ट्रक्चर, रिपब्लिक टाइप का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था गवर्नेंस का। तो आसपास के कंट्री को डर हो गया कि ये रिवॉल्यूशन धीरे धीरे इधर भी फैल जाएगा, स्प्रेड आउट कर जाएगा। तो ब्रिटेन भी सोच रहा था कि हमारे यहाँ स्प्रेड कर जाए। प्रूशिया थे, ऑस्ट्रिया थे, और भी कंट्रीज थी नेबरिंग, सब डर गए थे कि इसका इफेक्ट पड़ेगा आसपास के देशों पे भी। तो सब लोगों ने इस रिवॉल्यूशन को अपोज करना शुरू कर दिया। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आया था उसको अपोज करना शुरू कर दिया। कई कंट्रीज ने तो अटैक कर दिया कि फ्रांस को दबा दो। इसी रिवॉल्यूशन में इतना जो ये जो पीरियड चल रहा है, अब याद कीजिए टीपू सुल्तान का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि अचानक से फ्रांस का हेल्प आना यहाँ पे रुक गया था। जो एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा था उसमें फ्रांस का हेल्प आता था, लेकिन वहाँ पे ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गए कि वहाँ से हेल्प आना शुरू, यही कंडीशंस क्रिएट हो गया। वहाँ पे रिवॉल्यूशन का टाइम आ गया था, नई सरकार बन रही थी, तो वो लोग कैसे एक्सपेंशन मोड में आते, कैसे कहीं और फौज भेजते। तो अब ये यहाँ पे अटैक हो गया ऑस्ट्रिया का, प्रूशिया का। ब्रिटेन इनका जो एक्स रूलर था, लुइस 16 की फैमिली जो थी, उनको ब्रिटेन ने हेल्प करना, सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ताकि वो दोबारा कहाँ पे आ जाए, फ्रांस की हुकूमत उसके हाथ में आ जाए, उसके फैमिली के हाथ में, किंग के हाथ में आ जाए, किंग के फैमिली के। ये इनके इंटरेस्ट में था। इनको लगा कि रिवॉल्यूशन यहाँ फैल गया तो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाएगा। तो ब्रिटेन का इस वजह से झगड़ा था इससे, फ्रांस से। फ्रांस में चाहता था कि पुराने किंग्स आ जाए, फ्रांस में नई सरकार बन गई थी। तो ऑस्ट्रिया में, प्रूशिया में, ऐसे कई जगह से हमला हो गया फ्रांस पे। उस टाइम में नेपोलियन जो है काफ़ी फेमस जनरल माना जाता था, फौज में उसकी काफ़ी इज्जत थी। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने नेपोलियन को ऑस्ट्रिया के फौज की कमांड दे दी कि तो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में जो लड़ाई हो रही है उसमें आप जाइए, लीड कीजिए। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से नेपोलियन ने लीड किया। यही उसका ब्रेक थ्रू पॉइंट है ऑस्ट्रिया में, जो लीड किया है कंट्री को, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लीड किया।
और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेपोलियन लड़ता कैसे था। ही इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स, सबसे अच्छा वॉर प्लानर्स मॉडर्न, जो नई लड़ाई अभी हो रही है उसमें वन ऑफ द बेस्ट जो नेम्स है वो नेपोलियन का आता है कि लड़ना किस तरह से चाहिए। लड़ाई को बिल्कुल नए अंदाज में लड़ना शुरू किया इसने। तो ऑस्ट्रिया में जीता ये, उसके बाद आसपास जीता। आप मैप में पढ़ेंगे, आप पेज नंबर बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 25 में, उसमें आपको पूरा दिखेगा, आपको ग्रीन सा दिखेगा और आपको इसमें सैफरन कलर का दिखेगा कि कितना फ्रांस का पूरा अपना कब्जा हो गया और कितना उसके इन्फ्लुएंस में आ गए वो एरिया, जो उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते थे। हुकूमत तो किसी और की थी, लेकिन बट दे वर टोटली इन कंट्रोल ऑफ फ्रांस। एक बहुत बड़ा एरिया यूरोप में, मतलब कुछ दिन होते 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 वो नेपोलियन जो है पूरा आधा से ज़्यादा यूरोप में उसका, ब्रिटेन को छोड़ के उसका एक नाम हो गया था ब्रिटेन की कॉलोनीज़ पे। मतलब एक फ्रांस का ये कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर बन गया था इन द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन। अब एक चीज़ और है, नेपोलियन के साथ एक और चीज़ हुआ। एक तो ये ऑस्ट्रिया में जंग लड़ने गया और वहाँ पे बहुत अच्छा जीता, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद धीरे धीरे इसका नाम होने लगा, ही इज़ ए गुड जनरल। उसके बाद नेपोलियन ने एक काम और किया वहाँ जाने से पहले। जोसेफाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नेपोलियन की लाइफ में। एक इंग्लिश में कोट है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमेन। हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, ये फेमस कोट है। तो नेपोलियन भी इतना बढ़ा, उसमें एक रीज़न जो था, उसकी अपनी बहादुरी थी, अपना नॉलेज था, अपना एम्बिशन था, वो तो था ही। एक तरह के लीडर का काम उसके लिए जोसेफाइन ने भी किया। जोसेफाइन वॉज हिज वाइफ। ये बाहर जाने से पहले इसने जोसेफाइन से शादी की। जोसेफाइन से शादी करने से उसको क्या फ़ायदा हुआ? जोसेफाइन के जो रिलेटिव्स थे वो नोबल्स थे, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। जो बड़े बड़े लोग थे, ऑफिशियल्स, ये जोसेफाइन के रिलेटिव्स थे। तो जोसेफाइन ने क्या किया, नेपोलियन को जो फ्रांस की सोसाइटी है, जो फ्रांस का जो रूलिंग क्लास था, जो नया सिस्टम बना था, उसमें बड़े बड़े लोगों से नेपोलियन को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो जो नेपोलियन जो है वहाँ के जो रूलिंग क्लास है उसके एक ऑर्डिनरी सा बच्चा था, हम्बल बैकग्राउंड का था, कैसे आखिर वहाँ लीडरशिप मिल गई उसको मिलिट्री की। तो उसमें जोसेफाइन का बहुत बड़ा हाथ है। जोसेफाइन इसको लेकर गई अपने रिलेटिव्स के थ्रू, जो वहाँ के नोबल्स थे, जो न्यू क्लास बना था उसमें जो लोग थे उन लोगों से मिलवाया। तो नेपोलियंस के लिंक्स बन गए, फिर लिंक्स मिले तो इसके टैलेंट के हिसाब से इसको काम मिला और फिर रुकने का नाम नेपोलियन ने बहुत दिनों तक नहीं लिया। तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है जोसेफाइन। तो जोसेफाइन, हु वाज जोसेफाइन आता है, जोसेफाइन वाज नेपोलियंस वाइफ, ही मैरिड हर, शी इंट्रोड्यूस्ड हिम to many to the highest to the highest rankers in the nobles, in the new form of governance that was taking place there। जो गवर्नेंस का नया स्टाइल बन रहा था, उसमें जो ऊपर के लोग थे, हाईएस्ट एक्लॉन्स ऑफ पावर उसको बोलते हैं, उससे इंट्रोड्यूस करवाया जोसेफाइन ने। तो जोसेफाइन का नेपोलियन के ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है। अब नेपोलियन ने दो काम किया, एक तो जोसेफाइन से शादी की और एक ऑस्ट्रिया में इसने बहुत अच्छा मिलिट्री कैंपेन चलाया। उसके बाद यूरोप में जहाँ भी गया वो जीतता गया। तो जीतने में कहते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि नेपोलियन ने बिल्कुल एक नया मेथड लड़ाई का स्टार्ट किया। पुराना मेथड क्या था लड़ाई का? पुराना मेथड आप कह सकते हैं कि टेस्ट मैच, आपने क्रिकेट देखा होगा, टेस्ट मैच की तरह था। टेस्ट मैच में क्या होता है, एक टाइम होता है 8 o'clock से 4-5 o'clock तक बिफोर सनसेट हम लोग खेलेंगे, दोनों टीम खेलेगी, उसके बाद दोनों टीम रेस्ट करेगी, फिर अगले दिन फिर आगे लड़ेंगे, ऐसे ही होता है। तो पहले की लड़ाई होती थी, आप पढ़िएगा मुग़ल पीरियड में, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में कि मुग़ल्स कैसे लड़े। तो कैसे लड़ते थे, इब्राहिम लोदी से कैसे लड़ा? तो भाई यहाँ पे फ़ौज आई आपको बाबर की, यहाँ पे फ़ौज आई इब्राहिम लोदी की, दोनों आमने सामने खड़े हुए। उसके बाद यहाँ से हंगामा हुआ, यलगार या वॉर, लड़ाई करो, तो लड़े खूब दोनों। इसमें क्या देखिएगा, एक जगह जमा होते थे ग्राउंड में, इसीलिए जो पुराने बैटल्स हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, उसका जैसे मैराथन भी एक लड़ाई है जो मैराथन के मैदान में हुई। इंडिया में लड़ाई हुई कुरुक्षेत्र में, इंडिया पानीपत के मैदान में लड़ाई हुई, आप सुनिएगा।
इंडिया में लड़ाई हुई तराइन के मैदान में। तो मैदान में कैसे लड़ाई होती थी? मैदान में ऐसी होती थी कि दोनों फौजें जमा होती थी और फौज आपस में लड़ती थी। उसमें से जो जीत गया वो किंग खुद आता था। बहुत सारी लड़ाई में किंग खुद शामिल होता था, लड़ाई में मारा भी जाता था। जो जीत गया उसका कब्जा हो जाता था। इस तरह की लड़ाई होती थी। इसमें आम पब्लिक जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती थी। आम लोग जो हैं, आम लोगों का जो घर है वो बर्बाद नहीं होता था, आम लोगों का जो कल्टीवेशन है वो बर्बाद नहीं होता था, उनका बिजनेस तबाह नहीं होता था। और लड़ाई का एक ख़ास जगह होता था, वहीं पे जाके लड़ाई होती थी। बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते थे, औरतें बहुत कम इन्वॉल्व होती थी, लेडीज़, बूढ़े लोग कम इन्वॉल्व होते थे, फाइटर्स इन्वॉल्व होते थे। उससे पहले की लड़ाई में क्या होते थे कि 2 फाइटर आपके तरफ से आएगा, 2 फाइटर मेरे तरफ से आएगा, वो दोनों लड़ेगा और मार देते थे लड़ते लड़ते, फिर 2 फाइटर और आएगा। इस तरह से वो लड़ाई बाद में ग्रुप फाइटिंग में बदली। लेकिन अब भी जो है लड़ाई शहर के बाहर होती थी किसी एक जगह पे। तो इसको आप सिविलाइज्ड वॉर कहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सुबह से शाम तक लड़ते थे, शाम में फौजी अपने अपने दोनों फौजी जो हैं अपने अपने टेंट में चले गए, खूब खाना पीना बनता था, खाना पीना, फिर रेस्ट करते थे रात में, फिर सुबह में लड़ाई होती थी। तो ऐसी उसमें बीच बीच में कभी कभी कोई धोखा भी होता था कि रात में अटैक कर दिया, लेकिन कम होता था, उस तरह का नहीं होता था डिस्ट्रक्शन जिस तरह की मॉडर्न वॉर में आप अफगानिस्तान में देखिए, सीरिया में देखिए कि पूरा शहर कंट्री बर्बाद हो गया है। तो इस मामले में वो लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड थे कि कम से कम जो लड़ने वाले लोग हैं उसी से लड़ते थे, कहीं पे भी। तो नेपोलियन ने एक तरह से आप उसको पॉजिटिव बोलिए या निगेटिव बोलिए, इस सिस्टम को चेंज करके रख दिया है। जो पहले की टेस्ट मैच की लड़ाई थी, रेस्ट कर करके लड़ाई थी जिसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व नहीं होते, नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन लड़ाई का बिल्कुल एक नया मेथड लेकर आया। नेपोलियंस मेथड बोलते हैं, इसने पूरी दुनिया में वॉर टेक बोल सकते हैं, वॉर टेक्निक्स बोल सकते हैं, वॉर आइडियाज़, ये बिल्कुल नया लेके आया। सबसे पहला पॉइंट इसने क्या किया? वेन एवर, याद रखिएगा, वेन एवर एंड वेयर एवर का कॉन्सेप्ट। नेपोलियन का कॉन्सेप्ट था कि कहाँ अटैक करना है, वेयर और व्हेन, ये प्री डिसाइडेड नहीं है। पहले की लड़ाई में प्री डिसाइडेड होता था। वहाँ पानीपत के मैदान में लड़ेंगे, दोनों फौज आ जाएगी तब लड़ेंगे, लड़ाई का डंका बजेगा तब लड़ेंगे। लेकिन नेपोलियन ने क्या कर दिया? ये दोनों चीज़ को हटा दिया कि मेरे मन में आएगा तब अटैक करेंगे, जहां मन में आएगा वहां अटैक करेंगे, दोनों ग्राउंड में अटैक करेंगे। जब मन में आएगा, आप सोए हुए हैं तब अटैक करेंगे, शहर में अटैक करेंगे, गांव में अटैक करेंगे, कहीं भी अटैक कर सकते हैं। तो नेपोलियन ने एक बहुत मेजर चेंज किया जो अभी तक चल रहा है। इसमें क्या हुआ कि लोकल पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई, जो लड़ाई करने वाले नहीं लोग थे वो भी मारे गए, लेकिन कब्ज़ा करने वाले को आसानी हो गई, गोरिल्ला वॉरफेयर हुआ। तो ये अलग अलग तरह का सिस्टम लड़ाई का इसके बाद आना शुरू हुआ। उसमें जो प्रोटोकॉल था, एक पहले से अंडरस्टैंडिंग था कि हम फलाही जगह लड़ेंगे, वो ख़त्म हो गया था। नेपोलियन ने आगे कर दिया वेन एवर वेयर एवर, जहाँ मन में आएगा वहाँ अटैक करेंगे, जब मन में आएगा अटैक करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट था कि कहीं से भी अटैक, कभी भी कर रहे हैं एनिमी को अटैक, एनिमी जो होता था, और कहाँ जहाँ जब भी मन में आ रहा है, जब भी आपको सुटेबल लग रहा है। दूसरा क्या पॉइंट था? नेपोलियन ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई। नेपोलियन क्या करता था? अपने कुछ सोल्जर्स को रेस्ट में रखता था। जैसे होता है ना, आप फुटबॉल में देखेंगे कुछ प्लेयर्स को, स्टार प्लेयर्स को रेस्ट में रखता है कोच। तो जब लगता है कि बाकी टीम थक गई है, तब उसको हाफ टाइम के बाद लास्ट टाइम में उतारता है उसको, और वो जाके गोल दाग देता है। जो बाकी लोग थक चुके होते हैं, तो ये क्या करता था? सारे सोल्जर्स को एक साथ नहीं उतारता था, छोटी छोटी टुकड़ी बनाता था सोल्जर्स का, और उसके बाद क्या करता था? फ्रंट से लीड करता हुआ आता था, और बहुत क्विक था, ही वॉज वेरी क्विक, इसकी एक खास बात थी। तो यहाँ पे नेपोलियन होता था, सबको लगता था कि नेपोलियन सामने है, नेपोलियन भेजता था अपनी टुकड़ी को, और फिर उसके बाद बहुत क्विकली निकलता था वहाँ से, और रियर उसकी फौज यहाँ भी तैयार होती थी, फिर इसको आगे लीड करके इसको पीछे से हमला कर देता था। तो एट द सेम टाइम मल्टीपल डायरेक्शन से एनिमी पर हमला करता था। रियर मतलब होता है पीछे, फ्रंट मतलब फ्रंट में भी दिखता था, फिर अचानक वो गायब हो जाता था छोड़ के, सब सोच रहा है नेपोलियन आगे से लड़ रहा है, नेपोलियन पीछे से एक छोटी सी टुकड़ी लेके हमला कर देता था। और जब ये फौज थकने लगती, थका देता था। मोहम्मद अली किले का भी आप देखेंगे, वो रिंग में ही वॉज वेरी क्विक, उसका लेग बहुत स्पीड में चलता था। आप उसका पुराना वीडियोस देखिएगा तो वो क्या करता था? अपने बड़े से बड़े लोगों को उसने हराया, अपने से बहुत लंबे चौड़े लोगों को बॉक्सिंग में हरा दिया। तो वो थकाता था, वो पूरे रिंग में दौड़ाता रहता था, अपने अपोजिशन को पूरा दौड़ाता था, इसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा था, तो दूसरे को थका देता था। जब थक जाता था फिर उसको मार के गिरा देता था वो। तो नेपोलियन यही करता था, फौज को जो है अपने अपोजिशन को थका देता था,
और अपनी छोटी छोटी टुकड़ी बनाता था, तो बहुत सारी टुकड़ी इसकी रेस्ट में रहती थी। ये दौड़ाता था, भगा दिया पूरे ग्राउंड में, कभी आगे दिख रहा है कभी पीछे दिख रहा है, और जब थक जाते थे फिर अपनी जो स्पेशल फोर्सेस होती थी रेस्ट में उसको उतारता था और जंग जीत लेता था। तो एक तो ये था, एक तो था कि टाइम का और इसका ड्यूरेशन ख़त्म कर दिया, उसके खाना बनाने का जहाँ सिस्टम है वहीं अटैक कर दिया, कहीं और रेस्टिंग प्लेस है वहाँ अटैक कर दिया। दूसरा क्या था कि ही ऑलवेज केप्ट सम सोल्जर्स इन रेस्ट, और बाद में उससे अटैक करवाता था। तीसरा था कि पहले फ्रंट में दिखता था, अब फिर अचानक से रियर में चला जाता था, ये था। और उसके बाद था, तो ये 3-4 चीज़ था कि नो यूजुअल रूल्स, जो अब तक जो चल रहा था टेस्ट मैच उसको फॉलो नहीं करता था, ही वॉज वेरी क्विक। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो नेपोलियंस का वॉर मेथड्स कहा जाता है, नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से नेपोलियन बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स दैट यूरोप हैज़ एवर सीन। अब इसमें इसका हुआ क्या, असर क्या हुआ, इसका ये हुआ इम्पैक्ट कि नेपोलियन जब वापस पेरिस आया, फ्रांस आया ये सब जीतते हुए, तब तक ये बहुत बड़ा नाम बन चुका था, लोग यहाँ फेमस हो चुका था, और इसको टाइगर ऑफ यूरोप, टेरर ऑफ यूरोप, पता नहीं क्या क्या नाम, इस तरह का नाम दिया गया जो बताया था मैंने, टेरर ऑफ यूरोप नाम दिया गया इसको। ये जब वापस आया इतनी जंगें जीतने के बाद, लोगों को लग रहा था ही इज इनविंसिबल, मतलब उसको हरा नहीं सकते हैं। नेपोलियन यूरोप में इतना बड़ा नाम था। आप मैप में ज़रूर देखिएगा, पेज नंबर 23-25 पे जो आपका मैप है, उस मैप में आप ज़रूर देखिएगा कि वो किस तरह से फ्रांस के लोगों का हीरो बन गया, कितने एरियाज़ पे कंट्रोल किया। तब तक यहाँ पे सरकार चल रही थी, रिवॉल्यूशन के बाद एक सरकार आई हुई थी, वो सरकार चल रही थी, और ये चारों तरफ से जंग जीतने में कामयाब था, फ्रांस के लोगों का हीरो बन गया था। फ्रांस में प्रॉब्लम ये हो गया था कि फ्रांस में न्यू सरकार जो आई, रिवॉल्यूशन के बाद जो सरकार आई, रिवॉल्यूशन में बहुत सारे वादे किए गए थे, प्रोमिसेस, जैसे मोदी जी ने भी वादे किए थे, वैसे बहुत सारा वादा था रिवॉल्यूशन में। इक्वलिटी आएगा, फ्रेटर्निटी आएगा, और लिबर्टी रहेगा, खाने को मिलेगा सबको, डेवलपमेंट वर्क होगा, फ्रांस पावरफुल होगा। ये जो सरकार रिवॉल्यूशनरीज की बनी थी, ये लड़ने में बहुत अच्छी थी, इसने पुराने सिस्टम को उखाड़ फेंका, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। लेकिन गवर्नेंस में, पहले भी मैंने बात किया है, गवर्नेंस में जहाँ सरकार चलाने की बात थी, जहाँ लोगों के प्रोमिसेस को फुलफिल करने की बात थी, वहाँ ये सरकार हमेशा पिछड़ रही थी, बार बार पीछे हो जा रही थी। और तो लोग और परेशान हो गए कि एक को हटा के दूसरे को लाया, और इतना हो हंगामा, ब्लड शेड सब हुआ। उसके बाद भी फ्रांस के अंदर हालात नहीं बदल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको बाहर से न्यूज़ आ रही थी कि एक बंदा है अपना, जिसको वो लोग बचपन में बहुत चिढ़ाते थे कि फ्रेंच नहीं बोल पाता है, गट्टू है, फ्रांस के जैसे उतना स्मार्ट नहीं दिखता है, वो बंदा हर जगह जो है जंग जीत रहा है। ही हैज़ बिकम टेरर ऑफ यूरोप। तो लोगों को जो है, लोगों के लिए उस टाइम में हीरो बन चुका था एक तरह का नेपोलियन, क्योंकि यहाँ पे हालात सुधर नहीं रहे थे। एटलीस्ट उनको पॉजिटिव न्यूज़ चारों तरफ से मिल रही थी कि फ्रेंच जो फौज है, सोल्जर्स है, दे आर विनिंग द वॉर इन द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन से उसको बहुत उम्मीद बन गई थी यहाँ के लोगों को। नेपोलियन जब आया वापस, तो नेपोलियन को हीरो की तरह इन लोगों ने वेलकम किया। नेपोलियन को भी मालूम नहीं था कि मैं इतना फेमस हो चुका हूँ। तो नेपोलियन ने जब देखा इतनी पॉपुलैरिटी, तो नेपोलियन ने एक दिन पावर को सीज कर लिया, पावर को सीज किया मतलब वो खुद ही कॉन्सल्स बन गया, फर्स्ट कॉन्सल्स बोलते हैं, एक कॉन्सल्स बन गया, फर्स्ट कॉन्सल बन गया। क्यों बना? क्योंकि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन के बाद हालात थे, आपके यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है वो डिसकंटेंटेड, मतलब डिससेटिस्फाइड, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उनके वादे पूरे नहीं हो रहे थे। ये एक रीज़न था। नई सरकार जो है ठीक से काम नहीं कर रही थी, नॉट वर्किंग वेल, न्यू गवर्नमेंट नॉट वर्किंग वेल। तीसरा पॉइंट था कि नेपोलियन लीडर हो गया था। तो नेपोलियन जब आया तो इतना पॉपुलर था, तो उसने फ़ौज की मदद से उसने तख्ता पलट, इसको बोलते हैं, इन लोगों ने किंग को ख़त्म किया था। नेपोलियन ने आगे जो रिवोल्यूशनरी सरकार थी उससे सरकार को अपने हाथ में ले लिया। तो पहले एम्पेरर वगैरह नहीं बना, उसने बोला रिपब्लिक है तो हम फर्स्ट कॉन्सल्स बनेंगे। बाद में इसने अपने आप को, एक सर्टेन एज के बाद इसने अपने आप को बोला कि मैं एक्चुअली में एम्पेरर हूँ फ्रांस का, आई एम द एम्पेरर, अपने आप को डिक्लेयर करा लिया एम्पेरर पहले, लेकिन ये फर्स्ट कॉन्सल बना। तो नेपोलियन जब बना
अब क्या हुआ, नेपोलियन बन गया, फ्रांस का रूलर बन गया। तो नेपोलियन आफ्टर कमिंग बैक, आफ्टर विनिंग ऑल द वॉर्स, ही केम बैक टू हिज कंट्री एंड ही वॉज सो पॉपुलर, ही वॉज वेरी पॉपुलर। सो ही विद सम हिज फ्रेंड्स इन द आर्मी, इन द सम सोल्जर्स, ही टुक ओवर द गवर्नेंस। तो नेपोलियन बिकेम द, अब आर्मी से क्या बन गया, वो सोल्जर से रूलर ऑफ फ्रांस बन गया। फ्रांस में रूलर बना तो फ्रांस में उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया एक, जिसको लॉ बोलते हैं। सबसे पहले कानून बनाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बाद में बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी किया। तो एक बड़ा काम इसने, पढ़ा लिखा तो बहुत था, ही वॉज वेरी वेल क्वालिफाइड, और हम्बल बैकग्राउंड से खुद से अपने आप, ऐसा नहीं कि बाप दादा के नाम पे वहाँ पहुँचा था, खुद अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचा था। तो ही वॉज ऑब्वियसली वेरी टैलेंटेड। तो ये सब किया उसने। तो वहाँ के हालात जो है, ही इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ फ्रांस, इम्प्रूव किया कंडीशन को। तो लोगों की उम्मीद फिर से बहाल हुई, जो प्रोमिसेस थे उसको एक पर्टिकुलर लॉ बनाया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गवर्नेंस में, बहुत अच्छा किया इसने। इससे पहले जो है, आप एक काम, इससे गलती हो गई थी। अब गलती क्या हुई, अब आप देखिएगा, ये जब सारी लड़ाइयाँ जीत रहा था, एक लड़ाई इंपॉर्टेंट है, दो लड़ाई इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। आदमी जो है ना, जब बढ़ता चला जाता है तो उसको कभी कभी लोग बोलते हैं कि पैर ज़मीन पर रख लो, अपने इसको लिमिटेशंस को मत भूलो। तो नेपोलियन इतना तेज़ी से राइज कर रहा था, इतना नाम था पूरे एरिया में कि इसने, और लड़ाई चल रही थी इसकी चारों तरफ से फ्रांस की, उसमें एक बहुत बड़ा नाम था जो लड़ाई हो रही थी। इस पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले आप इस लड़ाई को देख लीजिए। वो कंट्री था ब्रिटेन। ब्रिटेन से इसकी लड़ाई अमेरिका में भी थी, इंडिया में भी एंग्लो जो फ्रेंच वॉर हुआ है वो उसी वजह से था। दोनों कॉलोनियल पावर थे, मतलब दोनों ने अब दूसरे एरिया पे कब्जा कर रखा था। दोनों बड़े कंट्री थे, दोनों ने एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में जाके अलग अलग एरियाज़ पे कब्जा किया हुआ था। दोनों में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। दोनों की अलग अलग कंपनी थी। फ्रांस की भी अपनी कंपनी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप की, तो उसके कंट्रोल के लिए भी लड़ाई होती थी। हम लोग पढ़ेंगे 8 में डिटेल में। तो ब्रिटेन तो अभी तक ब्रिटेन पे पूरा इन्फ्लुएंस फ्रांस का आ नहीं पाया था, तो ब्रिटेन से तो झगड़ा चल ही रहा था। तो फ्रांस चाह रहा था कि ही वांटेड टू के पूरा जो है ब्रिटेन पे भी हमारा कब्जा हो जाए। ब्रिटेन का चक्कर क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनीज थी पूरी एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, बहुत सारी कॉलोनीज थी। ये चाह रहा था कि यूरोप तो छोटा सा कॉन्टिनेंट है, इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हटा देना, बहुत छोटा सा एरिया है, लैंड एरिया। तो कहा कि मतलब इसमें मज़ा नहीं है सिर्फ इतना कंट्रोल करने में। अलेक्जेंडर भी बाहर गया था, एशिया गया था, तो असली फेम जो है, रियल फेम इज़ इन द ईस्ट। तो ये चाह रहा था कि मैं बाहर निकलूँ यहाँ से, जैसे ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया हुआ है बहुत सारा, तो उसके कॉलोनीज़ पे भी कब्जा करूँ, इंडिया पे कब्जा कर लूँ, ये पूरा एशिया का जो पोर्शन है इधर, एशिया, इंडिया, ये सब पे भी मेरा कब्जा हो, जहाँ जहाँ ब्रिटेन का है। तो इसको था कि ब्रिटेन को किसी तरह से इन सब एरिया से भी खदेड़ देना है और इंडिया तक हमको पहुँचना है। आपको याद होगा टीपू सुल्तान ने भी इससे मदद मांगी थी, और टीपू सुल्तान वॉज होपफुल के सम डे नेपोलियन वुड कम टू इंडिया, हो सकता है आ भी जाता। तो नेपोलियन ने अब, क्योंकि ये उसका एनिमी है, तो नेपोलियन एस्टिमेट करेगा कि भाई मेरा एनिमी कैसा है, उसका क्या पावर है। तो नेपोलियन ने, ये अफ्रीका है और ये आपका इजिप्ट का पोर्शन है, ये मेडिटेरेनियन सी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और यहाँ मोरक्को है, ये स्पेन का पोर्शन। नेपोलियन ने कहा कि एक्चुअली ब्रिटेन का जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो मजबूती है, इतना इसके पास पैसा है, वेल्थ है, इधर तो उसका पावर थोड़ा कम हो गया है, अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड ऑल दैट, लेकिन इस रूट पे, ईस्टर्न रूट पे ब्रिटेन का ही कब्जा है पूरा। इधर जितनी कॉलोनीज थी सब ब्रिटेन की थी, इंडिया तक, वहाँ तक। ये सोच रहा था कि अगर हम इस रूट को कब्जा कर लेते हैं, इस रूट पे हमारा कंट्रोल हो जाता है, तो हम इंडिया तक पहुँच सकते हैं, तो ब्रिटेन को हम उखाड़ के फेंक देंगे, विल बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन यूरोप। ये नेपोलियन का कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन ठीक था, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं जमा पाए। उसको लगा कि फ्रांस की जो फौज थी, लैंड पे ग्रेटेस्ट सोल्जर्स थे, देवर लैंड पे लड़ाई में फ्रांस के फौज का कोई मुकाबला नहीं था। ब्रिटेन का अलग जो स्ट्रेंथ था, वो था उसका फ्लीट ऑफ शिप्स, मतलब ब्रिटेन जो है पानी वाले वॉर में, समुद्री वॉर में ब्रिटेन बहुत आगे था। ब्रिटेन को यूरोप में, इसीलिए ब्रिटेन जो है इतना आगे बढ़ गया था जंग में, क्योंकि उसको सी में बहुत अच्छे से लड़ना होता था। उसके पास एक बहुत फेमस जनरल था, ये एडमिरल था, एडमिरल जो लीड करता है पानी में वॉर को, नेल्सन। तो फ्रांस जो है ना, इसकी ताकत थी जो समुंदर में,
ब्रिटेन उसको कम आंका, उसको आंक नहीं पाया सही से, जिसके वजह से क्या हुआ कि फ्रांस मेडिटेरेनियन क्रॉस करके अपनी फौज के साथ नेपोलियन घुस तो गया इजिप्ट में। इजिप्ट इज इन अफ्रीका, वो सोचा यहाँ घुसेंगे और यहाँ से फिर जब यहाँ घुस जाएंगे तो यहाँ से इंडिया चले जाएंगे इधर आज न कल, ये इसका प्लानिंग था, यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ कि ये तो अपनी फौज को जब लेकर आया तब नेल्सन रोक नहीं पाया किसी वजह से, या वहाँ नहीं था या कहीं और था, तो इसने इजिप्ट में गया। इजिप्ट में नेपोलियन आया और नेपोलियन ने यहाँ पे इजिप्ट के लोगों को हरा दिया, इजिप्ट का जो किंग वगैरह था, तो इजिप्ट पे नेपोलियन का कब्जा हो गया, ठीक है। लेकिन तब तक नेल्सन अपने जहाज़ के साथ यहाँ पहुँच गया था, अपने शिप के साथ, और उसने क्या किया, जितने भी शिप्स लगे हुए थे नेपोलियन के, सबको आग लगा दिया। ही सेट फायर टू ऑल द शिप्स दैट वाज ब्रॉट बाय नेपोलियन। तो नेपोलियन की फ़ौज को लगा दिया, तो नेपोलियन की पूरी फ़ौज यहाँ फंस गई। नेपोलियन किसी तरह से जान बचा के फ्रांस भागा। ये उसका डिज़ास्टर था, ये चीज़ उसने सोचा नहीं था। नेल्सन ने एक बहुत बड़ा धक्का लगा दिया था, उसके बाद में एक धक्का और लगा जो हम लोग पढ़ेंगे, अब वो मेजर था, लेकिन ये पहला धक्का जो है इसको लगा था। इसके बाद वो जाकर फ्रांस में गया और फ्रांस में जाकर वो कॉन्सल बन गया, फर्स्ट कॉन्सल, जो बात की स्टोरी मैंने बताई थी कि ही वेंट बैक टू फ्रांस, किसी तरह से यहाँ से निकल के भागा और वहाँ पे वो पहले बन गया कॉन्सल और फिर बाद में वो इम्पेरर बन गया। और इम्पेरर बना तो उसने वहाँ पे बहुत सारे मेजर चेंजेस लाए, लोगों का बहुत सारा प्रोमिसेस को फुलफिल किया। तो ये आपको यहाँ तक की कहानी है कि नेपोलियन का कैसे नेपोलियन ने इजिप्ट पे क्यों हमला किया, नेपोलियन क्या चाहता था, क्या अचीव हुआ, उसको नहीं हुआ। तो एक क्वेश्चन इसका आता है कि व्हाई डिड नेपोलियन अटैक इजिप्ट। एक क्वेश्चन आपको दूंगा भी मैं, क्यों अटैक किया, उसका क्या कैलकुलेशन था, कहाँ पे उसका कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया। ब्रिटेन के बारे में उसने 2 पॉइंट सोचा था कि ब्रिटेन का जो मेडिटेरेनियन है यही रूट है, ईस्टर्न रूट, इसी पे अगर कब्जा हो जाए तो ब्रिटेन की कमर तोड़ सकते हैं हम। और उसने कैलकुलेशन अच्छा किया, लेकिन एक कैलकुलेशन उसका गलत हुआ। उसने ब्रिटेन की जो फ्लीट ऑफ शिप्स था, जो उसकी फ़ौज की ताकत थी समुद्र में लड़ने की, उसको कम आका, जिसके वजह से बाद में नेल्सन ने उसके सारे शिप्स को आग लगा दिया। तो ब्रिटेन इजिप्ट में उसका जो है कब्ज़ा बहुत अच्छा नहीं रहा, जैसा वो प्लान था वैसा नहीं गया। अगर वो एज प्लान जाता तो हो सकता है कि वो सीधा इंडिया आ जाता, वापस वो फ्रांस नहीं जाता। तो फ्रांस की भी हिस्ट्री अलग होती और इंडिया की भी हिस्ट्री अलग होती। ये जो 100 साल के बाद इंडिया जो आज़ाद हुआ है 1947 में, तो शायद कुछ और हिस्ट्री होती वहाँ पे, तो टीपू सुल्तान की भी हिस्ट्री अलग होती। तो इजिप्ट में इसका हारना एक बहुत बड़ा फैक्टर था वर्ल्ड पावर्स के लिए कि दुनिया किस तरह से बदली। उसमें नेपोलियन इजिप्ट से में जो उसका नेल्सन ने जो किया उसके साथ, उसके शिप के साथ, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो इसमें एक बार शॉर्ट में कि ओल्ड रिजीम जो था आपका, क्यों नेपोलियन ने वेलकम किया, एक क्वेश्चन ये हो गया, व्हाई डिड नेपोलियन वेलकम द रिवॉल्यूशन। तो उसमें था कि ओल्ड रिजीम में उसके लिए कम अपॉर्चुनिटी थी, न्यू रिजीम में उसके लिए हम्बल बैकग्राउंड वाले के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। फिर उसके बाद है कि कैसे फेमस हुआ वो, तो ऑफिसर जीनियस तो था ही वो, उसको वहाँ वॉर में भेजा गया, कहाँ भेजा गया, ऑस्ट्रिया को लीड करने, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में, वहाँ पे वो जीता। और उसके बाद उसके लाइफ में एक ऑस्ट्रिया वाला ब्रेक थ्रू था, उसको मिले, जैसे आपको एक खेलने को मिला पाकिस्तान के खिलाफ मैच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने सेंचुरी मार दिया, आप फेमस हो गए, आप बॉलर थे तो आपने 5 विकेट ले लिया। उसी तरह से ये सेंचुरी मार दिया फर्स्ट टीम में, समझिए वो फेमस हो गया। दूसरा इसकी वाइफ थी, वाइफ ने इसके वहाँ बड़े लोगों से मिलवा दिया। उसके बाद नेपोलियन का एक अपना, क्योंकि उसने वॉर पे बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। देखिए किताबें पढ़ना कभी नुकसानदेह नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में फ़ायदा करता है। उस वक्त वो डर से किताबें पढ़ता था कि हमको चिढ़ाएगा सब, तो सच्चा चलो किताब पढ़ते हैं। तो उसके बाद उस किताब में जितनी नॉलेज थी उसने सारे वॉर्स को पढ़ लिया था। तो अपने एक नया वॉर मेथड निकाला उसने पूरा चेंज कर दिया, वेन एवर वेर एवर शुरू कर दिया। क्विक था, थका देने वाला काम करता था और फ्रेश सोल्जर्स को रिजर्व में रखता था। ये सारा उसने पॉलिसीज़ अपनाया, उसने लड़ाई की। और उसके बाद पेरिस जब आया तो वो टाइगर एंड टेरर ऑफ यूरोप था और उसने वहाँ पे कब्ज़ा किया, अपने दोस्तों के साथ कब्ज़ा किया। फर्स्ट ही बिकेम द कॉन्सिल, देन ही बिकेम द एम्पेरर। वहाँ पे उसने कोड ऑफ लॉ बनाया, एक कंडक्ट बनाया, एक कानून बनाया जिसको बाद में लोग फॉलो करते हैं। इस तरह से इसकी हिस्ट्री है। इजिप्ट में उसको एक सेटबैक लगा बहुत बड़ा। अब आगे नेपोलियन की हिस्ट्री जो है नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग शेयर करेंगे कि आगे नेपोलियन के साथ क्या हुआ, क्या ऐसे ही रूल करता रहा या उसके साथ कुछ और भी हुआ। तो लेट्स कीप इट हियर। थैंक यू।